22 अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक होता है और 7 मई को इंडियन गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित या स्थापित टेररिस्ट कैंप्स को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। इसके बाद भारतीय सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया जाए और कैसे पूरी दुनिया को यह समझाया जाए कि पाकिस्तान खुद में एक देश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान खुद में एक आतंकी संगठन है। लेकिन भारतीय सरकार की हमेशा से यानी पिछले 10 सालों से सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि आज की सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देती है। और इसी कम्युनिकेशन गैप का फायदा फिर से पाकिस्तान ने उठाया। 22 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में, यानी पहलगाम अटैक से लेकर 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, जहां भारत को जाना चाहिए था हर देश में पूरी दुनिया के सामने और यह बताना चाहिए था कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादी संगठनों को भारत में प्रमोट कर रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने घूम घूम कर यह बताता है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा वही देश पीड़ित है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे देश पाकिस्तान से कहीं ना कहीं सिंपैथी रखने लगते हैं और पाकिस्तान के फेवर में आने लगते हैं। अब यह कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आतंकी हमला भारत पर हुआ, परेशानियां भारत में पैदा हुई, इनोसेंट लोग जो मारे गए वो भारत के मारे गए, सैन्य जवान जो शहीद हुए हैं वो भारत के थे, और सिंपैथी पूरी की पूरी पाकिस्तान को मिली है। यानी कि यहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एग्जीक्यूशन तो बहुत जबरदस्त किया, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट करने में कमी रह गई कि किस तरीके से पाकिस्तान को साइड कॉर्नर करना पड़ेगा पूरी दुनिया से अगर आतंकवाद को खत्म करना है। और यही जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन गैप रहा 22 अप्रैल से 7 मई के बीच में, इस कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करने की तैयारी अब भारतीय सरकार ने कर ली है। भारतीय सरकार ने अपने करीबन 59 पार्लियामेंट मेंबर्स को फॉरेन डेलीगेट्स बनाकर भेजना शुरू कर दिया है 33 अलग अलग कंट्रीज में। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के हैं, ये अलग अलग देशों में जाकर वहां की संसद, वहां की मीडिया, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलाता है और जो गलतफहमी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुनिया में पैदा की है उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और पूरी की पूरी सिंपैथी भारत के फेवर में लेकर आएंगे। तो ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है भारतीय सरकार की, भारत की तरफ से कौन कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, जो पर्टिकुलर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और वो किस तरीके के स्टेटमेंट रखने वाले हैं दूसरे देशों की सरकारों, मीडिया और लोगों के सामने। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बदलाव आईएएस, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग इन सारे के सारे ऑफिशियल डेलीगेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एस जयशंकर की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की। और इनका ये बेसिकली प्लान है कि पहलगाम अटैक के बाद जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हमें यहां पर पूरी तरीके से सुधारना होगा। जब तक ये खबर आई थी तो तब तक पता था कि 30 कंट्रीज में यहां पर डेलीगेट्स जाएंगे, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 33 कंट्रीज हो चुकी है। और जो इंटरनेशनल अवेयरनेस है टेररिज्म के खिलाफ, यानी सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, उसको हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डेलीगेट्स बनकर पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर 3 या 4 की पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हमें बात करना है, सबसे पहले हैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 2014 में ये लॉ मिनिस्टर बने थे जब एनडीए 1 की सरकार हमें देखने को मिली थी। यहां तक कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी 2014-15 में लाया गया था वो पूरी तरीके से इन्हीं का आइडिया था। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के तहत 2015 में उसे कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसके बाद 2016 में नेपाल की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स किए थे और उसके लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर से भी लोगों को कहीं ना कहीं बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। उसमें डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जो थे उनको भारत की तरफ से भेजा गया था और नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। शशि थरूर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। इंट्रोडक्शन के नाम पर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि शशि थरूर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शशि थरूर की भाषा को, शशि थरूर की बात को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर रखा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि शशि थरूर तो अंग्रेजी में बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को भी अंग्रेजी आती है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर अपॉइंट किया है, क्योंकि शशि थरूर की अंग्रेजी इतनी हाई स्टैंडर्ड की रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनकी वोकैबुलरी मुझे समझ नहीं आएगी, तो इसलिए एक मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर चाहिए जो ये बता सके, समझा सके कि शशि थरूर एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। और यहां पर सुप्रिया सुले जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया है इस पर्टिकुलर डेलीगेट में। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो शशि थरूर जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर एड्रेस करने वाले हैं वो ये रहने वाला है कि किस तरीके से इंडिया जो है जब भी मिच्योरिटी से डील करता है इन चीजों में, आतंकवादी हमलों में, तो इंडिया हमेशा इन चीजों का ख्याल रखता है कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी, लेकिन पाकिस्तान के जो सिविलियन हैं, आम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने जो अटैक किया है वो सिविलियंस पर बिल्कुल नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी जहां पर छुपे हुए थे, जो टेररिस्ट के बेस कैंप थे, वहीं पर हमने अटैक किया। यानी कि इतने ज्यादा सेंसिटिव इशू पर भी इंडिया ने पूरी तरीके से मैच्योरिटी दिखाई है। और यह बात साफ करेंगे शशि थरूर भारतीय सरकार की तरफ से कि इंडिया जो है टेररिज्म को किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेगा, आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले वक्त में अगर किसी तरीके के हमले दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ऐसे किए जाते हैं तो भारत फिर से उसी तरीके से वही जवाब देगा जिस तरीके का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर दिया है। यहां तक कि यह भी शशि थरूर कहना चाहेंगे वहां पर, जो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है भारत फिर भी पूरी तरीके से बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेलीगेट है वो असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर चुना गया है। देखिए बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से सरप्राइज फैक्टर पे भी थे कि भाई शशि थरूर को कैसे चुना जा रहा है, लेकिन यहां पर भारतीय सरकार ने कहा कि हम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, हम लोगों के बीच में मतभेद जरूर हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिल्कुल हैं, लेकिन जब कंट्री की बात आएगी तो हम सारे के सारे एक हैं। और हमें पता है कि असदुद्दीन ओवैसी कितने अच्छे ऑरेटर हैं, कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स की बहुत बेहतरीन समझ इन्हें है, इसलिए भारतीय सरकार ने उन्हें चुना है। और एज अ पार्लियामेंट्री मेंबर भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर रहते हैं पार्लियामेंट में, इसीलिए शायद 2019 में मोदी सरकार ने ही बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को दिया था। अब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ओआईसी के सामने जाकर ज्यादातर अपनी बातें रखेंगे, यानी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 कंट्रीज आती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ये समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके का टेररिज्म फैला रहा है वो टेररिज्म इस्लाम के नाम पर फैलाता है, धर्म के नाम पर फैलाता है, इससे इस्लाम की बदनामी पूरी दुनिया में होती है। तो असदुद्दीन ओवैसी इंडिया का जो मुस्लिम पर्सपेक्टिव है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो ओआईसी है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यह समझाना चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, क्योंकि पाकिस्तान अगर टेररिज्म फैला रहा है और अगर वो किसी भी तरीके का कोई रीजन देना चाहता है तो उसके लिए पॉलिटिकल रीजन दे। वो रिलीजियस रीजन क्यों दे रहा है, भगवान का नाम लेकर क्यों वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, इससे पूरे के पूरे रिलीजन को एक तरीके से जनरलाइज कर दिया जाता है और इस्लाम का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिलीजन को एक देश की वजह से नुकसान हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी पॉइंट रखने वाले हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री पर आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जॉन ब्रितास जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने भी ये कहा है कि बीजेपी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इनके हैं, लेकिन अगर इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने की बात आती है और इंडिया के फेवर में चीजों को लेकर आने की बात आती है तो जॉन ब्रिटिस हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इन्होंने इन सभी पार्लियामेंट्रियन ने जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इन्होंने एक तरीके से डायरेक्टली ये बात कह दी कि जब भी इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी या देश की सॉवरेंटी यानी संप्रभुता के खिलाफ बात उठेगी तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भले ही आइडियोलॉजिकली अलग अलग हों लेकिन ये साथ में आ जाएंगे। अब एक चीज और समझिए, ऑपरेशन सिंदूर ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सिर्फ अटैक करने का नाम था, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट बेस कैंप थे उनको नष्ट करना ही ऑपरेशन सिंदूर था। जी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब इससे बहुत ज्यादा है। हमने पाकिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने की कोशिश की, वो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था। अब फेज 2 में हमें पूरी दुनिया को यह समझाना है कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना क्यों जरूरी था और आप सभी लोगों को भी यह करना चाहिए। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में अटैक के बाद
पाकिस्तान जो जिस तरीके से रोल प्ले करता है टेररिज्म में, उसको एक्सपोज करना ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट फेज है। प्लस भारत को सभी अपने अपने इंटरनेशनल अलाइज को एक ग्रुप में अपने फेवर में लेकर आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को साइड कॉर्नर किया जा सके। यह भी ऑपरेशन सिंदूर है और पाकिस्तान अगली बार इस तरीके की कोई हरकत ना कर सके, इंटरनेशनल प्रेशर उस पर इतना बनाया जाए कि वो रेस्ट्रिक्शंस में आ जाए। यह भी पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर तो ऑपोजिशन हमें गवर्नमेंट के फेवर में देखने को मिलती है, लेकिन ऑपोजिशन ने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में भारतीय सरकार का क्रिटिसिज्म भी किया है। अब मेजर क्रिटिसिज्म यह था कि ऑपोजिशन ने पहले एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो चाह रहे थे, डिमांड किया था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के जो नेक्स्ट फेज है, जिसमें आप डिप्लोमेसी चाह रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स का गेम खेलना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का गेम खेलना चाह रहे हैं, एटलीस्ट एक जॉइंट सेशन हो जाए। सरकार ने वो जॉइंट सेशन नहीं करवाया। यहां पर शायद ऑपोजिशन पार्टी सही है, क्योंकि जब आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन चाह रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार अगर उनसे बातचीत की जाती तो शायद बेटर तरीके से और कुछ चीजें की जा सकती थी। यहां तक कि ऑपोजिशन ने कहा कि भाई इंटरनल कंसल्टेशन भी यहां पर नहीं किया गया और पूरी तरीके से ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। जब आपने पाकिस्तान पे अटैक किया वो सीक्रेट मिशन था, उसमें ऑपोजिशन को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, वो चीज हम समझते हैं। लेकिन जब हम लोग एक टीम की तरह, पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी एक टीम की तरह इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि अगर आप एक जॉइंट सेशन रखते, हमें थोड़ा सा नॉलेज में रखते, तो हमारे बीच की जो यूनिटी है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती थी। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहां पर मिसकम्युनिकेशन तो पाकिस्तान ने क्रिएट करने की कोशिश की। पहलगाम अटैक के बाद 22 अप्रैल से 7 मई के बीच में वहां की सरकार और मिलिट्री जो है वो कहने लगी कि भाई हमने कुछ नहीं किया, टेररिज्म में हमारा कोई रोल नहीं है, टेररिज्म से तो हम लोग खुद लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, वगैरह वगैरह चीजें। और अब जाकर भारत उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस मिसकम्युनिकेशन के गैप को दूर करना चाह रहा है। लेकिन यहां पर हमें कुछ तरीके के इंटरनेशनल जो रिएक्शन है वो भी देखने को मिलते हैं। यूएसए और फ्रांस सीधे सीधे इंडिया के फेवर में आ जाता है, लेकिन जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको 57 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, उसमें से कुछ कंट्रीज डायरेक्टली इंडिया के साथ खड़ी हैं, कुछ कंट्रीज जैसे कि टर्की हो गया या इंडोनेशिया हो गया वो पाकिस्तान के फेवर में खड़ा है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो किसी भी तरीके का बयान ही नहीं दे रही हैं, अपने आप को पूरी तरीके से न्यूट्रल करना चाह रही हैं। और यहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा है कि रशिया, यूक्रेन या इजराइल पैलेस्टाइन जैसी जो पावर प्रॉब्लम है वो दोबारा नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इसलिए पीस टॉक के लिए बीच में आना जरूरी है। इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप बीच में आकर सीज फायर करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो 3 घंटे भी नहीं चला, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हैसियत फिर से दिखा दी कि वो पीस किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं करना चाहते। अब यहां पर देखो इंडिया क्या है कि इस डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट पावर है अपनी, उसका भी इस्तेमाल करना चाहता है। यानी कि वो अपने कल्चर को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि हमारी किसी भी देश से दुश्मनी कितनी भी क्यों ना हो, हम किसी सिविलियन को, इनोसेंट को बिल्कुल नहीं मानते, नहीं, किसी इनोसेंट को या सिविलियन को बिल्कुल भी नहीं मारते हैं, उनको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कल्चर एग्जैक्टली इससे बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। दूसरी चीज, इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पर यह लेकर जाना चाहता है कि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी हमारी अलग अलग है, लेकिन जब देश की बात आती है तो डेमोक्रेसी में जो यूनिटी है वो पूरी तरीके से हम लोग शो करते हैं। यहां तक कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, यानी भारत सरकार ने, भारतीय आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया, यानी कि अपनी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम लोग पूरी तरीके से यहां समझते हैं। यही चीजें हमारे 59 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 33 अलग अलग कंट्रीज में जाकर बताना चाहते हैं। प्लस एक अच्छी चीज यह है कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक जो वे है उसको चुना है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई वायलेंट या हिंसक रास्ता अपना नहीं सकता, हिंसक रास्ता हम बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। हिंसक रास्ता अपनाने में भारत से आगे कोई नहीं है। ये हमने 47 में भी बताया था, 65 में भी बताया था, 71 में भी बताया था, 99 कारगिल में भी बताया था, 2016 और 2019 से पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें भी बताया था, और अभी के ऑपरेशन सिंदूर में भी बताया है। लेकिन हमें इतनी मैच्योरिटी है, हम ये जानते हैं कि अगर डायरेक्ट वॉर होगा तो जो कंट्री जीतेगी, जो कि ऑब्वियसली इंडिया ही रहेगी, नुकसान भारत को भी होगा, इकोनॉमी हमारी भी लॉस में जाएगी। इंडिया पिछले 10-12 साल से जो इतने डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा है, उस डिफेंस में ज्यादा खर्चा होने की वजह से डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी राइज होता है, और हमारे जो जवान शहीद होंगे दैट वुड बी अ डिफरेंट ट्रॉमा, वो तो एक अलग है ही। तो भारत ने पहले तो ये बता दिया कि देखो भाई, अगर वायलेंस से अगर जवाब चाहिए
तो हम 2 घंटे में वायलेंस से जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेच्योरिटी हमारी ये है कि हम ये जानते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, उसके बावजूद हम अपनी पावर का इस्तेमाल आपकी इनोसेंट सिटीजन को मारने में नहीं कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो नेगोशिएशन की, डेलीगेसी की जो स्ट्रेंथ है, उसको सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया ये समझता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स आप सिर्फ नरेटिव बिल्डिंग से जीत सकते हैं। उस नरेटिव बिल्डिंग का इस्तेमाल पूरी तरीके से यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत सरकार का जो ये स्टेप है, आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा सफल होने वाला है? क्या जो 59 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं नैरेटिव रखने के लिए भारत का, क्या वो सक्सेसफुल होंगे? कितने सक्सेसफुल होंगे? या फिर आप ये मानते हैं कि हमें वायलेंट तरीके से ही पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था और सारी समस्याओं का एक ही बार में समाधान करना चाहिए था? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, तो उसके लिए जुड़े रहिए बदलाव आईएएस के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।